आजीम संतरा जनाब मुकुल पवार की ज़िंदगी के माजी के झरोखों में जाकर देखें तो आप जी की पैदाइश उत्तराखंड नरेंद्र नगर टेहरी गढ़वाल में साधारण परिवार में 8 अप्रैल सन 1950 में हुई। आप जी के वालिद साहब स्वर्गीय श्री सूरवीर सिंह पवार खेतीबाड़ी का कार्य करते थे और माता श्रीमती सुशीला देवी एक कुशल गृहिणी। परिवार में 5 भाई 3 बहनें हैं। आप मजले हैं। आप जी की इब्तदाई तालीम भी पहाड़ी माहौल में परवरिश होने की वजह से पहाड़, झरने, नदी नाले, तालाब, पेड़ पौधे, हरियाली, फूल पत्ते, पशु पक्षी, जानवर, कुदरती शो निहाल और मौसमी बदलाव इन्हें बचपन से ही अपनी ओर बाजू करते रहे। यही जज्बियत इन्हें एक फनकार बनने की तारीफ का जरिया बनी। अपने अंदर पनपे फन के बीज को एक मुकम्मल बड़ वृक्ष बनाने की शक्ल देने के लिए आप जी ने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए और सन 1975 में स्नातक की डिग्री भी हासिल की और इन्हीं के साथ इन्हें अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की उम्मीद की एक किरण नज़र आई। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना रुख दिल्ली की ओर किया और दिल्ली ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आकर अपने फ़न की शुरुआत की और यही वह जगह है जहां पर देश के कई महान कलाकार अपना अपना कार्य कर रहे थे। ललित कला कुटीर की स्थापना स्वर्गीय प्रोफेसर शंकु चौधरी जी ने की थी और इसी जगह पर जनाब मुकुल पवार जी ने अपने ब्लैक एंड वाइट पत्थरों को तराश कर आधुनिक मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी न किसी महान शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार जो काफ़ी अरसे से गढ़ी में काम कर रहे हैं। इन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे। अगर ये जानते हैं उन्हीं के बारे में क्या कहते हैं वो आज के इस कला यात्रा में कैसी रही। नमस्कार मुकुल पवार सर जी। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म टेहरी गढ़वाल में हुआ था। और आपने जो बैचलर किया हुआ? मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से किया है। मैंने वहाँ से 2 कोर्स किए हैं। एक तो होता है जो ट्रेडिशनल जो स्कल्पचर है यूपी की, जैसे टॉय मेकिंग है, क्ले मॉडलिंग, इसमें जो ट्रेडिशनल है यूपी का, वो किया है 3 इयर्स। उसके बाद मैंने बैचलर्स किया है स्कल्पचर में कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में मेरे को जॉब मिला। उसके कुछ दिन बाद मेरे को 2-1 साल बाद ग्रीक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिला। ग्रीक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला था। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप पे गया और उससे पहले मेरे को पहला बैच हमारा जो था गढ़ी ग्रांट जो शुरू हुआ है अभी, 1981 में मेरे को गढ़ी, मेरे साथ हिम्मत शाह थे, गोगी सरोजपाल थी, मृणाली मुखर्जी थी और मनोहर आखरे था, आरपी दरोज था। हम लोग 10 लोग थे टोटल। इसमें पहला बैच था जो गढ़ी स्कॉलरशिप शुरू हुआ था, गढ़ी ग्रांट। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, जहाँ कई आए सीनियर कलाकार, कई गए, और अभी इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो इसको बेटर करने के लिए और क्या क्या किए जाए, क्या क्या होना चाहिए आपके टाइम पे जैसे होता था? पहले तो यहाँ बहुत सीनियर आर्टिस्ट, स्वामीनाथन यहाँ पे थे और कृष्ण खन्ना यहाँ पे थे, मंजीत बाबा यहाँ पे थे और ये अपना सब संतोष साहब यहाँ पे थे, के.एस. कुलकर्णी थे, शंकु चौधरी के तो बनाया हुआ ही है ये, वो तो थे ही। और
हीरा जी थी, तो सारे लोग हैं। हाँ, पहले आपने बहुत सारे समय से आप देख रहे हैं और लोग आते भी रहे, काम भी करते रहे, और तब का माहौल और अब के माहौल में तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। अभी एकेडमी लास्ट स्टेज में बोल सकते हैं कि इसको और बेटर करने के लिए हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। करना चाहिए प्रयास, अभी तुम लोगों के ऊपर है, क्योंकि यंग लोग हो। नहीं, आप लोगों का साथ रहेगा, हम लोग बताएंगे तो तभी तो होगा। हम गाइडेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हम चाहते हैं कि जो पहले जो इसका वो था, एक रुतबा जो पहले था, वो इसको फिर से आया करा जाए। और सर एक चीज़ और बताओ, आपने बाहर भी स्कॉलरशिप मिली आपको, और आप बाहर भी गए थे सिंगापुर में। हम सिंगापुर में एज ए कमिश्नर गया था, और ललित से फिर मैं दोबारा मैं ग्रीस गया हूँ, जो उसमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो घूमा, काफ़ी जगह गया हूँ। आप कब और कहाँ पर आपने ये सोचा कि मुझे कलाकार ही बनना है? बचपन में ले जाता हूँ आपको। बचपन में लखनऊ कॉलेज में मेरे अंकल थे अवतार सिंह पवार, वो एक दो बार गांव में आए, तो मैं गांव में टेहरी गढ़वाल में पढ़ता था, तब उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा नंदी पुल बनाया था डायरेक्ट सीमेंट कंक्रीट में। तो मैं उन दिनों 5th क्लास में पढ़ता था, छोटा था मैं, और मैं भी वहाँ जाता था अक्सर, रात को साथ में ही हम घर आते थे। और फिर मैं अंकल के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कैसे भी, फिर मैंने बोला मेरे को भी आर्टिस्ट बनना है, मूर्तिकार बनना है। बचपन में ही आपने सोच लिया था? सोच लिया था। तो उसके बाद जब मैंने वो किया तो मैं लखनऊ गया, लखनऊ मैंने ये ट्रेनिंग किया है, BFA किया है। जो आपके पहले गुरु रहे वो कौन कौन रहे जब कॉलेज में थे? एक तो हो गया परिवार में आपको विरासत में मिला जी। हाँ, वो पहले तो मेरे गुरु थे अवतार सिंह पवार, उसके बाद थे मिस्टर RS बिस्ट थे वहाँ पे, BN आर्य थे, और नित्यानंद महापात्र थे, और ML नागर थे, और उसके बाद वहाँ पे प्रिंसिपल आए दिनकर कौशिक। हाँ जी, शांति निकेतन से आए थे। तो इनके साथ में हम काफ़ी अच्छा वो रहा, और वहीं से मेरे को स्टोन का बड़ा शौक लगा, और मैं वहीं से स्टार्टिंग से ही मैं स्टोन करने लगा था, कॉलेज लाइफ से ही। और दिल्ली आके फिर मैंने काफ़ी काम जो है स्टोन भी किया। 1996-97 में मैंने गढ़ी में एडमिशन लिया। आप जब आए थे, आप पहले व्यक्ति थे घर से जो निकल गया, विरासत में आपको तो मिला ही था वो माहौल, और आपने बहुत सारे परिवार के लोगों को भी लाया इसी फील्ड में, और आपने देखा कंटिन्यू उनकी पूरी मदद करते रहे, और सबको आपने एस्टेब्लिश भी किया। और जो नए लड़के भी आते हैं, मैं भी जब आया था, मैं इधर ही आया था स्टार्टिंग में, शंकु बाबा जी के पास आया था मैं, और उसके बाद मैं आपके स्टूडियो में आया और काफ़ी इधर भी काम किया। और तब और अब में जो जर्नी में आपको क्या लगता है कि क्या क्या परिवर्तन आए? वो समय अलग था, समय समय की बात है, समय बदलता रहता है। आर्टिस्ट तो पुराने लोग तो चले जाते हैं, आते रहते हैं। समय के साथ आदमी अपने को आगे ढालता है, वो अपना परिवर्तन तो नियम है उसका, तो वो होता रहता है, और समय के हिसाब से आदमी अपने आप को ढालता है। आपने इतना सारा काम किया, हर मीडियम में काम किया, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे टेराकोटा हो, चाहे आपने स्टोन हो, लगातार अब तक आप काम करते हो। तो आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ ऐसा रह गया है बाकी जो लगता है कि इस मीडियम में मेरे से छूट गया था, जहाँ कोई इच्छा थी कि मुझे ये भी करना था, मेरे से मैंने किया नहीं, कहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अब, क्योंकि उम्र के हिसाब से अब तो मैं स्टोन नहीं कर सकता हूँ, तो अब मैंने ये एक लाइट मीडियम लिया है। ये बहुत बढ़िया है, आप मैंने देखा है, बहुत अच्छी सीरीज है, लाइट भी है। तो मैं इसको प्लास्टर में पहले इसका एक मैकेट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, और फिर इसको कास्टर को दे देता हूँ, कास्ट करके खोल लिया जाता है। पहले बहुत सारी कास्टिंग इधर होती थी, पहले होती थी, तो लेकिन अभी शिफ्टिंग का आया था, बंद तो नहीं हुआ था, फिर इसको प्रयास करने से खुल सकता है ना? हाँ, खुल सकता है, लेकिन अभी वही है कि
गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि नहीं पोल्यूशन का था ना, पोल्यूशन तो अभी pollution- नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें नई आ गई टेक्नोलॉजी, जैसे इलेक्ट्रिक आ गया, उसमें हाँ, पोल्यूशन इलेक्ट्रिक से अगर गैस बेल्ट वो हो जाए, गैस अगर फर्निश लग गया है तो यहाँ पे कास्टिंग हो सकती है फिर से। ये तो हम तो चाहेंगे कि गैस फर्निश सरकार को इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि टाइम बदलता है, समय बदलता है, समय के साथ साथ नियम भी लागू होते हैं। जब अभी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो जी हो सकता है कास्टिंग का फिर से, अभी हाल ही में हमने इधर हमारे इलेक्ट्रिक फर्निश किलन भी लगा है, तो वैसे ही हमारे भी स्कल्पचर भी हो सकता हाँ है। जी। मोस्टली सब जगह आजकल यही फर्निश लग रहा है, गैस फर्निश लग रही हैं। तो अच्छा रहेगा अगर यहाँ भी गैस फर्निश लग जाए। हाँ, नई पीढ़ी को भी फायदा होगा, जो आने वाले हैं बिल्कुल, उनको भी, बिल्कुल। सबको फायदा होगा। क्योंकि बाहर कास्टिंग बहुत महंगी है, आजकल महंगी है, हाँ जी, हाँ जी। और यही और फिर नखरे भी बहुत दिखाते हैं, बहुत महंगी हाँ, जो है, जाना पड़ता है उधर इधर अगर ये नहीं जो हो। है जितने भी मेरे मेटल वाले हैं सब मेरे यही हाँ जी। कास्टिंग किए हुए हैं, पहले यहीं पे हम कास्टिंग करते थे। ये सारे काम जितने भी थे आपने इधर ही किया है। ये जितने भी काम हाँ हैं जी, ये सारे यहीं पे किए हुए हाँ हैं। जी। ये दोस्तों इनके सीरीज बाय सीरीज वर्क हैं, आप देख सकते हैं, ब्रॉन्ज में हैं, अलग अलग मीडियम में हैं, और इनका मानना है कि अगर ब्रॉन्ज कास्टिंग जहाँ शुरू हो जाए तो बहुत लोगों को और भी फ़ायदा होगा। और जब नियमों के साथ रूप भी बदल रहे हैं और रूप भी बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं, लेकिन ललित कला का बैनर वही है, और इसको ललित कला अगर चाहे तो और बेटर कर सकती है, और कास्टिंग का भी जहाँ हो सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं इनके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पे। कुदरत का हर मौजू जैसे शक्ल, खुशबू, लंस, रस और अल्फाज इंसान को हमेशा ही अपनी तरफ वाजू करते रहे, और यही जाज़बियत किसी भी फनकार के लिए तारीफ का जारिया बन जाती है, और अपनी तामीर उम्र के जरिए वो ताउमर याद रखा जाता है। आज मुकुल पवार जी कई मीडियम में अपना कार्य कर चुके हैं, जैसे ब्रॉन्ज में सीरी बाय सीरी इनके काम होते हैं, आदिवासी ट्रेडिशनल फिगर जो हों, चाहे फॉर्म को लेके कार्य हो, या फिर अन्य सील्स हों जिन्हें मोहरे कही जाती थी, रिलीफ वर्क आप देख सकते हैं। ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, और कई उतार चढ़ाव में ये लगातार अपने कार्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, और लगातार अपना कार्य करते रहे, पत्थर में हो या फिर अन्य मीडियम में। ये इनके इन्वायरमेंट मूर्ति शिल्प हैं जो बड़े साइज के हैं, अलग अलग तरह के इन्होंने फॉर्म को लेकर कार्य किया है। इनका मानना है ये नेचर से प्रभावित होकर कुदरत की गोद में बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं। ये गढ़ी में पहले कलाकार थे जिन्होंने बड़े बड़े इन्वायरमेंटल स्टोन स्कल्पचर बनाने शुरू किए, और इससे नई पीढ़ी भी प्रभावित हुई, और आज नई पीढ़ी भी इनके कार्य को देखकर बड़े बड़े कार्य करने का प्रयत्न कर रही है। सर ये कौन से मीडियम में काम था, और क्या क्या कौन सा पत्थर था ये? ये ब्लैक मार्बल है और ये वाइट मार्बल है, ये मकराने का है, ये भैंसलाने का मार्बल है, और मैंने दोनों में ही काफ़ी काम किया है। अभी वाइट मार्बल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है मकराने वाला, ये मैं ज़्यादा आजकल जो है ब्लैक मार्बल में ही काम कर रहा हूँ। तो ये कितना कितना टाइम लगता है कि काम में? ये काम में 4 महीने 5 महीने कम से कम लग ही जाते हैं एक काम में। लेकिन मेरा वो सेम है, मेरा सब्जेक्ट है नेचर, नेचर से दोनों मार्बल मिक्स है। जैसे आप ये 2 और 3 को मिला के कंपोजिशन करते हैं, इसका क्या कोई कारण था जहाँ कुछ आपको अच्छा लगता था? जहाँ अच्छा लगता है, हाँ जी। इसमें थोड़ा सा गेटअप आ जाता हाँ है, जी, और साइज भी हो जाता है, क्योंकि बड़े मार्बल इसमें हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जी, जाता हाँ है। जी, 2-3 करने से क्या होता है कि इजी जो हैंडल करने में लगता है हाँ जी। वो हो जाता है। जैसे इधर आगे आपका ये काम है, एक ही है। हाँ जी, तीनों ब्लैक मार्बल है, हाँ जी, तीनों ब्लैक मार्बल है।
ये पॉलिश है, ये टेक्सचर में। आपके बहुत सारे काम हैं, जैसे अलग अलग थीम के, इनके टाइटल भी अलग अलग हैं आपके? मगर ज़्यादातर मेरे नेचर के ऊपर काम है। हाँ जी। ये मेरा एक अभी नया मैंने किया, एक पुराना पड़ा हुआ था, कैट सीरीज। कैट भी किया। नहीं, मेटल में भी आपने कुछ सीरीज की थी इसलिए। मैंने कैट में मेटल भी किया। हाँ जी। पड़ा हुआ था, उसको मैंने फिनिश करके ये तो बहुत अच्छा ग्लेज है, इसमें पॉलिश किया आपने। पॉलिश किया है, इसको पूरा फिनिश करके किया है। अभी दोस्तों अंदर चलते हैं इनके स्टूडियो की ओर, देखते हैं, एक नज़र डालते हैं उधर भी। जी सर, मैं बात कर रहा था अभी ब्रॉन्ज की। ये सारे जो है सारे ब्रॉन्ज है इस एरिया में। हाँ जी। ये एल्युमिनियम है हाँ जी। और ये ब्रास है, और मेटल हाँ। ब्रॉन्ज है, सारे मेटल में। सर ये सीरीज बाई सीरीज आपने जैसे ये की है काम? ये मैंने एक सीरीज की थी। हाँ जी। ये 10-12 पीस का एक सीरीज थी। पहले आपने क्ले में टेराकोटा में कर रहे थे तब? पहले हाँ। क्ले में किया, हाँ। उसको मोल्ड लेके हाँ जी। उसको ट्रांसफर किया वैक्स में। हाँ जी। फिर वैक्स से कास्टिंग किया ब्रॉन्ज में। हाँ जी। कास्टिंग करके किए। हाँ जी। ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग इनकी मूवमेंट है। और कौन सा पतीना किया ये आपने? ये ब्राउन पत्तीना है। ब्राउन। हाँ जी। हाँ जी। और ये ट्राइबल मैंने फिगर को लेके, हाँ उनके। फिगर को हाँ लेके जी। ट्राइबल फिगर। हाँ जी। तो जी आपका इंडिविजुअल स्कल्पचर है या कंपोजिशन होती है आपके? नहीं, individual अच्छा, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल। जैसे अभी हाल ही में आपने हाँ। ये नए काम किए? ये अभी नया काम हाँ जी। है। ये एल्युमिनियम। हाँ जी। जी अभी हाल ही में आपने रिसेंट काम कर रहे हैं? रिसेंट काम है। हाँ, पहले आप स्टोन में करते रहे, ब्रॉन्ज में भी करते रहे, टेराकोटा में भी किया, आपने बहुत मीडियम में किया। जी अभी लास्ट अभी कुछ दिन पहले कर रहे हैं, कोरोना के बाद में। हाँ, एक ये भी है। देखो। जी कौन सा मीडियम है? ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। इसमें आपने क्रोम करवाया है ऊपर से? हाँ, इसमें वो किया है, हाँ जी। वॉकिंग करके हाँ जी। लेकर किया है। हम्म। स्टील इफेक्ट। सर आप जो काम करते हैं कौन कौन से मीडियम में करते हैं? मैं मोस्टली मार्बल में काम करता हूँ। पिछले 40 साल से मैं मार्बल में ही काम कर रहा हूँ। और बीच में जो कभी कभी मैं टेराकोटा भी कर लेता हूँ, फाइबर ग्लास भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी एज होने के हिसाब से जो आपको सुविधा लगता है कि उसमें अब वो मार्बल मेरे से नहीं, अभी मैंने देखा आप बहुत अच्छा ब्रॉन्ज में काम कर रहे हो और उसमें मेटल में कर रहे हो और पीओपी से, और उससे आप टेक्निक जो है आपकी, आपने मैंने भी आपका साथ बहुत पहले स्टार्टिंग जब आया था देखा, काम भी किया, और आप तब से लेके अब तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कंटिन्यू काम कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आप काम करते थे, तो ये क्या बाहर भी एग्जीबिशन लगती थी, इधर भी लगती थी, इसका क्या? कई जगह बहुत सारे लोगों का जो नए लोग आते हैं ना, वो पूछते हैं कि इतना काम करके क्या करोगे, तो मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। अपने लिए मैंने बहुत काम किया है और यहीं से काफ़ी सेल भी हुआ है। और बॉम्बे में हमने शो किया है, चंडीगढ़ में शो किया है, मद्रास में शो किया है। तो शो तो सब जगह किए हैं। कई ज्यूरियों में भी रहे, कई कॉलेजों में भी जाते हैं आप, कई सीनियर जूनियर स्टूडेंट भी आते हैं आपसे मिलने। मैं बहुत जूरी में रहा हूँ, मतलब इंडिया के मेरे ख्याल से मोस्टली एकेडमी में मैं जूरी में गया हूँ। भारत भवन गया था मैं, जो कला सम्मान होता है हाँ जी। हाँ। और एक कालिदास सम्मान जो है उसकी जूरी में उज्जैन में होता है कालिदास। हाँ, तो उसमें मैं जूरी में था। नहीं, अभी हाल ही में आप लखनऊ में भी गए थे, मैं बाद में लखनऊ बनारस में गया था, मैं मालूम पड़ा कि आप भी आए थे वहाँ। मैं लखनऊ गया हूँ, मैं चंडीगढ़ गया हूँ, मैं बेंगलोर गया हूँ और कई जगह गया हूँ। और आपने कई जगह एग्जीबिशनें भी की हैं, कई जगह आप कैंप भी किए बहुत सारे पहले आपने। कम से कम मैंने तो 30-35 कैंप किए ऑल ओवर इंडिया में। और पिछले 40 साल से मैं कर ही रहा हूँ ये सब। और ललित कला के आप मेंबर भी रहे, आपके टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, तब हम नए नए आए थे तब देखते थे। ललित कला में मैं 15 साल एकेडमी में रहा हूँ
और हमारे टाइम में ये गोल्डन जुबली जो हुआ है वो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था इंडिया का, 50 साल का जो उसमें स्कल्पचर का भी वो हुआ था और उसका मनाया था। हाँ। हाँ जी। और कई सारे फेस्टिवल में होते थे, जब मैं आता था देखता था आप यहाँ लोग पहले उसमें। एक्टिविटी थी पहले, अभी वो सब बंद हो गई है। तो इसको क्या मतलब हो सकता है अभी और बेटर करने के लिए क्या हो सकता है? बस अब आर्टिस्टों को इकट्ठा होके करना चाहिए, सब वही अगर की जगह है। आर्टिस्ट एकजुट होके करें तो आपको लगता है कि पहले वाला रुतबा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता प्रयास है, करने से हो सकता है। बिल्कुल आर्टिस्टों को प्रयास करना चाहिए और वो हो जाएगा। तो जो नई पीढ़ी है जो बाहर बैठी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने कला के माध्यम से? उनको क्या करना चाहिए? उनको एकदम से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आते ही जो है बड़ा कलाकार बन जाए। काम करें, स्ट्रगल करें, आपने स्ट्रगल करें। एकदम से आजकल के लोगों में क्या हुआ, नए आर्टिस्टों में क्या है कि चाहते हैं कि 2 साल के अंदर ही मैं वो एकदम बड़ा आर्टिस्ट हाँ, बन होता है, इधर बहुत सारे देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो इसलिए करना चाहिए, काम करते करते ही मिलता है आगे जो बढ़ता है, काम करते करते। क्योंकि नई नई टेक्निक है, एग्जीबिशन देखनी चाहिए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यही मेरा एक संदेश है लोगों के लिए। आप कितने बजे से कितने बजे तक कितने घंटे काम करते हैं? मैं करीब 6 घंटे काम करता हूँ। नई पीढ़ी को जो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस उम्र में भी जे तब से लेके अब तक मैं देखता आया हूँ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। सर, आपने शुरुआती दिनों में नौकरी भी की और साथ में काम भी करते रहे, और ये क्या सोच के आपने किया था, और क्या ये ज़रूरी है करना? नौकरी करना, क्योंकि शुरू में तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगा, और नौकरी करके अपना परिवार चलाना है, घर बार चलाना है, रोजी रोटी के लिए तो नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो नौकरी किया है। उसके बाद मैंने जब मेरा कुछ अच्छा सेटलमेंट हो गया आर्ट फील्ड में, तो फिर मैंने 1998 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था गवर्नमेंट से। हाँ जी। और मेरे 10 साल और हाँ, मुझे मालूम है, मेरे सामने आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हाँ, जॉब करते थे, उसके बाद जाते भी थे सुबह से और शाम तो का। मैंने 10 साल पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, और तब से मैं अपना फुल फ्लैश काम कर रहा हूँ। तो जो क्या करना चाहिए नई पीढ़ी को? जॉब करना चाहिए जहाँ अगर जॉब मिलती है तो ज़रूर जॉब करना चाहिए। सिर्फ फ्रीलांस आर्टिस्ट से ही स्टार्टिंग में नहीं चलता है। जॉब मिल जाए तो ज़रूर करनी चाहिए। जब आप थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए, लगे आपको तब छोड़ना है तो जब इस्टेब्लिश हो जाओ तब आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जॉब ज़रूरी है अगर मिल जाती है तो। धन्यवाद सर, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कड़ी में नई कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।